नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन कुमार और आप देख रहे हैं टॉप ज्ञान जी। इतिहास का हमारा पहला चैप्टर है, ये आपका सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतिहास, ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर होगा। इतिहास, ठीक है, इतिहास क्या है? समग्र निश्चित पूरी घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्या है? समग्र, ठीक है, समग्र निश्चित पूरी घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, कौन कौन से है उसको देखते हैं। पहला आपका प्राक इतिहास, जिसे प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं। दूसरा है आपका आद्य इतिहास, जिसे प्रो हिस्ट्री भी बोलते हैं। तीसरा है आपका इतिहास, जिसे हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग विस्तार से देखेंगे कि प्राक इतिहास क्या है, आद्य इतिहास क्या है, इतिहास क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्राक इतिहास क्या है। ठीक है, प्राक इतिहास, जिसे प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं हो। प्राक इतिहास क्या है? जिसका साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं हो। ठीक है, इससे जानने का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक आधार है। जिसका साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं हो, ठीक है, जिसे जानने का जो मुख्य आधार है पुरातात्विक आधार। पुरातात्विक मतलब क्या होता है? खुदाई से प्राप्त सामग्री वगैरह जो भी मिलते हैं, मुद्रा, ये सारी चीज़ें अभी आपको विस्तार में बताएंगे। ठीक है, तो अभी समझ लिए। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत, मतलब कि प्राक इतिहास में आपका पाषाण काल आ जाएगा, फिर नवपाषाण काल। पाषाण मतलब होता है पत्थर, ठीक है, पाषाण काल मतलब होता है पत्थर का काल। ठीक है, पाषाण का अर्थ ही पत्थर होता है, तो पाषाण काल मतलब पत्थर का काल। नवपाषाण का होता है न्यू पत्थर का। ठीक है, अब दूसरा आपका आ जाता है आद्य इतिहास। ठीक है, आद्य मतलब आधा, जैसे जिसे इंग्लिश से बोलते हैं प्रो हिस्ट्री। ठीक है, जिसका इतिहास मिला हो परंतु पढ़ा नहीं गया हो। देखिए देखिए सेकंड में जो हमारा आद्य इतिहास, इसमें क्या है? इसका इतिहास मिला है और शुरू में क्या था आपका? उसमें क्या था? साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं हुए थे, लेकिन इसमें मिला है। ठीक है, इतिहास मिला परंतु पढ़ा नहीं गया। जैसे कि आपका हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। ठीक है, क्या है उसमें? इस तरीके से लपेट के लिए हो, दाहिना से बाएं, बाएं से दाहिना, अक्षरों के ऊपर अक्षर चढ़ा के लिखा गया, जिससे आज तक इतिहास पढ़ नहीं पाए। ठीक है, आद्य इतिहास में आपका हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता आएगा। ठीक है, उसी को हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता बोलते हैं। तीसरा आपका इतिहास, इतिहास मतलब हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास किसे कहते हैं उसको हम लोग जानते हैं। जिसका पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इतिहास किसे बोलते हैं? पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत दोनों प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसे इतिहास कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप वैदिक गुप्त काल को जान सकते हैं। ठीक है, नोट में आपका क्या है? इतिहास का पिता हेरोडोटस, यह यूनान का रहने वाला था। ठीक है, इतिहास का पिता किससे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यह कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, ये आपका आएगा आगे पुस्तक का नाम। देखिए, इतिहास शब्द यूनानी भाषा हिस्टोरिका से बना है। इतिहास शब्द जो है किस भाषा से बना है? यूनानी भाषा। यूनानी भाषा किससे? हिस्टोरिका से बना है। ठीक है, अरे हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? हेरोडोटस की। ठीक है, हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका, इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक है, 2 चीज़ यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, इतिहास जानने का जो मुख्य स्रोत है। ठीक है, इतिहास जानने के स्रोत, पहला स्रोत आपका आ जाएगा पुरातात्विक। पहले बताए थे ना पुरातात्विक क्या क्या है, जिसे कि आपका अभिलेख हो गया, मुद्रा हो गया, स्मारक, खुदाई से प्राप्त सामग्री। ठीक है, मुद्रा तो आप सभी जानते हैं, पैसा, अभिलेख भी जानते हैं, स्मारक वगैरह जो बड़े बड़े स्मारक बने हुए रहते हैं, खुदाई से प्राप्त सामग्री मतलब जिसे खुदाई से मतलब जैसे कि हजारीबाग की सीतागढ़ में भी बहुत सारी चीज़ें बौद्ध धर्म से रिलेटेड मिली है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को खुदाई करें, वहाँ से कुछ ऐसे अजीब चीज़ मिल गई, उसके हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस चीज़ का है, कब के है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पुरातात्विक स्रोत पे क्या क्या आ जाएगा, इसको याद कीजिएगा, अभिलेख, मुद्रा और स्मारक, खुदाई से प्राप्त सामग्री। ठीक है, 4 चीज़ें आ रही हैं,
उसके बाद आपका साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आएगा उसको हम लोग देखेंगे। साहित्यिक में आपके पास दो चीज़ आएगा, धार्मिक और गैर धार्मिक, ठीक है। तो देखिए साहित्यिक स्रोत दूसरा, पहला आपका पुरातात्विक स्रोत था, दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आपका आ जाएगा धार्मिक, धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों आ जाएंगे, ठीक है। धार्मिक गैर धार्मिक, अब धार्मिक में क्या क्या है उसको हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं। धार्मिक में आपका आ जाएगा वेद, वेद, ठीक है। दूसरा आपका उपवेद, तीसरा है आपका पुराण, और चौथा आपका उपपुराण, पांचवा आपका उपनिषद, उपनिषद वेदांग 108 है, ठीक है। षड दर्शन, फिर महाकाव्य, ठीक है। ये आपका धार्मिक में आ जाएगा, वेद, उपवेद, पुराण, उपपुराण, उपनिषद और षड दर्शन, महाकाव्य, ठीक है। उसके बाद आपका गैर धार्मिक में क्या क्या आएगा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। गैर धार्मिक में आपका आ जाता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद आपका पंचतंत्र, पंचतंत्र, अर्थशास्त्र, रजत रंगिनी, इंडिका, फिर आपका आ जाएगा कालिदास की पुस्तकें। कालिदास की पुस्तकें कौन कौन है आपका, ऋतु संहार है कालिदास की पुस्तक, अभिज्ञान शकुंतलम, फिर मालविकाग्निमित्र, फिर आपका रघुवंशम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका गैर धार्मिक में आ जाएगा। फिर आपका कालिदास की पुस्तक इधर है मेघदूतम, फिर कुमार संभव, फिर विक्रमो वर्षियम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका आ जाता है। पुरातात्विक में आपका अभिलेख वगैरह आ जाएगा, खुदाई से प्राप्त सामग्री, ये सारी चीज़ें। और साहित्यक में आपका धार्मिक और गैर धार्मिक दो चीज़ें आती है, ठीक है। धार्मिक में आपका धार्मिक पुस्तकें वगैरह आ जाएंगी, और गैर धार्मिक में ये सब आ जाएंगे, मेन पुस्तकें, अर्थशास्त्र वगैरह, रजत रंगिनी, इंडिका, कालिदास की पुस्तकें, मुख्य मुख्य पुस्तकें, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब तीसरा जो होता है विदेशी यात्रियों का आगमन, ये लोग भी कुछ काम करके गए हैं, ठीक है, कुछ कुछ पुस्तक वगैरह लिखे हैं। निर्याकस, पहला विदेशी यात्री जो थे वो आगमन किए थे, उनके द्वारा कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है, उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला आपका निर्याकस, दूसरा है आपका अरिस्टोबुलस, ठीक है। अरिस्टोबुलस ये किनके सेनापति थे, सिकंदर के सेनापति थे। अरिस्टोबुलस सिकंदर के सेनापति, ठीक है। फिर आपका मेगास्थनीज, उसके बाद आपका फाह्यान, फिर आपका वेनसांग, ठीक है। ये सारी चीज़ें तीन हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। एडी, एडी मतलब रहता है एनो डोमिनी, जिसे शक संवत बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, शक संवत। शक संवत कब जारी हुआ उसको देखते हैं हम लोग, कैसे क्या होता है, ठीक है। प्राचीन भारतीय शासक कनिष्क, ठीक है, प्राचीन भारतीय शासक कनिष्क ने अपने राज्य अभिषेक के अवसर पर शक संवत जारी किया, जिससे शक संवत 78 एडी, ठीक है, कहा जाता है। प्राचीन भारतीय शासक, ठीक है, प्राचीन भारतीय शासक जो है कनिष्क, वो अपने राज्याभिषेक के अवसर पर शक संवत जारी किए थे, ठीक है। कब जारी किए थे, 78 एडी में, ठीक है। एनो डोमिनी, एडी का मतलब एनो डोमिनी, 78 एडी में जारी किए थे, जिसे शक संवत कहा जाता है। कब, अपने राज्याभिषेक के अवसर पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आप अगला आता है विक्रम संवत। विक्रम संवत कब है, विक्रम संवत क्या है, उज्जैन का अज्ञात शासक, उज्जैन का अज्ञात शासक जिन्होंने 57 बीसी शकों को पराजित किया और शक संवत जारी किया, जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी, उज्जैन का अज्ञात शासक, ठीक है, उज्जैन का अज्ञात शासक जिन्होंने 57 बीसी शकों को पराजित करके शक संवत जारी किए थे, ठीक है, शक संवत जारी किए थे, जिसे विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। शकों को पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि ली थी, विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ठीक है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए। भारतीय इतिहास में कितने विक्रमादित्य हुए, 14। तो 14 को आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं, पहला और लास्ट दोनों पूछा जाता है। पहला आपका हो जाएगा उज्जैन का अज्ञात शासक, और फिर अंतिम हो जाएगा हेमू। हेमू अंतिम था, ठीक है। नोट में आपका दिया गया है
शक संवत एवं विक्रम संवत के मध्य 135 वर्षों का अंतर होता है। 57 + 78, ठीक है, 57 + 78 135 वर्षों का अंतर होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है शक संवत और विक्रम संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है, तो 135 वर्षों का अंतर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अभिलेख, ठीक है। अभिलेख क्या है, किसे बोलते हैं, ठीक है। अभिलेख, इसके माध्यम से किसी काल सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दशाओं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाज-कोई अभिलेख है, ठीक है। अभिलेख से क्या होता है, अभिलेख के माध्यम से, ठीक है, अभिलेख के माध्यम से किसी काल की सामाजिक, धार्मिक दशाओं के बारे में हमें क्या होता है, जानकारी मिलती है। अभिलेख में कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई रहती है जिसे पढ़ के हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पुरानी अभिलेख जो है बोगाज-कोई, ठीक है, बोगाज-कोई अभिलेख है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पुरानी अभिलेख कौन सी है, तो आपका आंसर बनेगा बोगाज-कोई अभिलेख, ठीक है। बोगाज-कोई अभिलेख क्या है उसको हम लोग थोड़ा विस्तार से जानेंगे, ठीक है। बोगाज-कोई अभिलेख यह विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख है। बोगाज-कोई अभिलेख क्या है, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख है। यह मध्य एशिया के माइनर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। बोगाज-कोई विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख है। यह मध्य एशिया के माइनर से प्राप्त किया गया है। इस अभिलेख में 4 वैदिक युगीन, इस अभिलेख में क्या है, 4 वैदिक युगीन इंद्र, मिश्र, वरुण, नास्ते, अश्विनी कुमार, ठीक है, का वर्णन मिलता है, ठीक है। इस अभिलेख में 4 वैदिक इंद्र, मिश्र, वरुण, नास्ते का वर्णन मिलता है, ठीक है। और इस अभिलेख को संधि अभिलेख भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस अभिलेख को संधि अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाज-कोई अभिलेख, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मुद्रा, मुद्रा क्या है, मुद्रा किसी काल की आर्थिक स्रोतों के बारे में जानने का मुख्य स्रोत होता है। मुद्रा, ठीक है, मुद्रा में बहुत सारे राजाओं का चित्र अंकित होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उससे हमें उस काल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। उसके बाद होता है प्रमुख मुद्रा कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। प्रमुख मुद्रा में पहला आपका मुद्रा आ जाएगा आहत, आहत जिसे पंचमार्क सिक्का भी कहते हैं, आहत या पंचमार्क, ठीक है, आहत या पंचमार्क सिक्का 6ठी सदी गंगा घाटी से प्राप्त हुआ। आहत मुद्रा जो है कब प्राप्त हुआ, 6ठी सदी गंगा घाटी से प्राप्त हुआ। यह सबसे प्राचीन सिक्का है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन सिक्का का नाम क्या है, तो आपका बनेगा आहत या पंचमार्क सिक्का, ठीक है, या 6ठी सदी ईसा पूर्व 6ठी सदी ईस्वी में गंगा घाटी से प्राप्त हुआ था, ठीक है। यह किस किस चीज़ों से बना होता है, चांदी प्लस तांबा से बना होता है। आहत मुद्रा जो है किस किस से, तांबा प्लस चांदी से बना होता है। इन सिक्कों पर राजा का नाम, चित्र तथा तिथि अंकित नहीं होते थे। देखिए यहाँ से भी और क्वेश्चन बन सकता है कि किस सिक्कों पर चित्र, राजा वगैरह का नाम अंकित नहीं होते थे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आहत या पंचमार। पंचमार ऐसा सिक्का होता है जिसमें राजा का चित्र या तिथि वगैरह कुछ भी अंकित नहीं होते थे, ठीक है। यह कब 6ठी सदी ईस्वी में गंगा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था और यह प्राचीन सिक्का है, तांबा प्लस चांदी से मिश्रण से बना होता था, ठीक है। और इन सिक्कों पर 5 चिन्ह, पर्वत, वृक्ष, मछली, अर्धचंद्रमा, हाथी, ठीक है, क्या क्या होते थे, इन सिक्कों पर 5 चिन्ह होते थे, ठीक है, पर्वत, वृक्ष, मछली, अर्धचंद्रमा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मासक, मासक क्या होता है, मासक मौर्य काल का तांबा का बना सिक्का था। मासक क्या था, मौर्य काल का तांबा का बना हुआ सिक्का था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पन क्या था, मौर्य काल का चांदी का बना सिक्का। फिर दिनार है आपका, दिनार आपका आ जाएगा गुप्त काल का सोना का बना सिक्का। पन आपका मौर्य काल का चांदी का बना सिक्का, दिनार आपका गुप्त काल का बना सोना का बना सिक्का। फिर आपका रूपक, रूपक क्या आ जाएगा, रूपक आपका गुप्त काल का चांदी का बना सिक्का, ठीक है। अन्य सिक्के कौन कौन से हैं, अन्य सिक्के में आपका करसायन, करसायन तांबा प्लस चांदी का मिश्र धातु होता था। ककनी, ककनी ककनी जो है आपका तांबा का बना होता था।
और शतमान आपका चांदी का और निस्त सोने का बना होता था। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका पहला चैप्टर। उसके बाद हम लोग का आ जाएगा दूसरा चैप्टर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट डे में देखेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इसका MCQ भी अपलोड हो जाएगा। सारी चीज़ों को हम लोग बायोलॉजी को भी स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी को भी स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप हमारे चैनल में बने रहिएगा, सारी चीज़ों को आपको सारी वीडियो को सीक्वेंस वाइज डाला जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।